फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम एथिक्स का टॉपिक एटीट्यूड को कवर करेंगे। इस वीडियो में फोकस रहेगा कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड और फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड के ऊपर। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एटीट्यूड की डेफिनेशन देख लेते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड एसोसिएशन है, उसने एटीट्यूड की डेफिनेशन दी है। सो एन एटीट्यूड इज अ लास्टिंग एंड जनरल इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, ग्रुप, इशू और कंसेप्ट रेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एटीट्यूड एक लॉन्ग लास्टिंग ओपिनियन है जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन या ग्रुप या इशू या किसी कंसेप्ट के बारे में फ्रेम करते हैं। इशू जैसे कि आजकल लैटरल एंट्री का इशू न्यूज में काफी हाईलाइटेड है, तो इस इशू के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस हैं। सिमिलरली कोई भी कंसेप्ट जैसे कि कैपिटलिज्म हो गया या सोशलिज्म हो गया या कम्युनिज्म हो गया, तो वो इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, तो वो आपका एटीट्यूड है। अब ये ओपिनियन लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। ये नहीं कि आज कुछ है और एक हफ्ते बाद कुछ और ओपिनियन है। तो हमने ये समझ लिया कि एटीट्यूड एक लॉन्ग लास्टिंग ओपिनियन है। तो ये एटीट्यूड की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को आप अपने आंसर्स में भी लिख सकते हैं। अब एटीट्यूड हमारी फीलिंग्स और जजमेंट्स को समराइज करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर हमारी क्या फीलिंग्स हैं। अब हमने उस ऑब्जेक्ट को इवैल्यूएट किया है, तो हमने एक जजमेंट बना लिया है उस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो एटीट्यूड उस फीलिंग्स और जजमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। अब हम ये एटीट्यूड अपने अंदर कैसे डेवलप करते हैं। हमारे अंदर कुछ स्पेसिफिक बिलीव्स होते हैं, उसके बेसिस पर हमारे अपने कुछ इमोशंस हैं, उसके बेसिस पर और हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेसिस पर हम अपने एटीट्यूड को डेवलप करते हैं। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे कि हाउ एन एटीट्यूड इज फॉर्म्ड। अभी बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड की तरफ। सो देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड: कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल। पहला है कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट माइंड से एसोसिएटेड है। किसी भी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के बारे में हमें क्या नॉलेज है और उसके बारे में हमारे क्या बिलीव्स हैं, ये एटीट्यूड का कॉग्निटिव कंपोनेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये मानते हैं कि रिसाइकलिंग करना एक रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी है, अब क्योंकि आपका ये बिलीफ है, इसलिए ये आपके एटीट्यूड का कॉग्निटिव कंपोनेंट है। अभी आपने रिसाइकलिंग की नहीं है, वो हम इफेक्टिव और बिहेवियरल कंपोनेंट में समझेंगे जब आप रिसाइकलिंग करेंगे। तो ये बिलीफ आपके एटीट्यूड का कॉग्निटिव कंपोनेंट है। ऐसे ही अगर आप मानते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी वुड मेक आवर लाइफ्स बेटर, तो ये भी आपके एटीट्यूड का कॉग्निटिव कंपोनेंट है, ये मानना कि न्यू टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ्स को बेहतर बना सकता है। ऐसे ही अगर आपका बिलीव है कि एक्सरसाइज करना इज गुड फॉर हेल्थ, तो ये भी आपके एटीट्यूड का एक कॉग्निटिव कंपोनेंट है। सिमिलरली अगर आप मानते हैं कि वोटिंग करना एक रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी है और डेमोक्रेसी में जितने भी लोग एलिजिबल हैं उनको वोट करना चाहिए, आपका ये मानना कि वोट करना एक रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी है, ये आपके एटीट्यूड का कॉग्निटिव कंपोनेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे, विच इज अफेक्टिव कंपोनेंट। किसी भी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के बारे में हम कैसा फील करते हैं, उससे हम किस तरह के इमोशंस अटैच करते हैं, ये एटीट्यूड का अफेक्टिव कंपोनेंट है। अब उसी रिसाइकलिंग वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। आपने ये मान तो लिया था कि हाँ, रिसाइकलिंग करना एक रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी है। अब जब आपने रिसाइकिल किया तो आपको काफी अच्छा महसूस हुआ, आपको प्राउड फील हुआ कि आपने इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया है। तो आपने रिसाइकलिंग के साथ पॉजिटिव इमोशंस अटैच किए, ये एटीट्यूड का इफेक्टिव कंपोनेंट है। सिमिलरली आप न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए एक्साइटेड हैं,
ये भी आपके एटीट्यूड का इफेक्टिव कंपोनेंट है। आप वर्कआउट करने के बाद हैप्पी और एनर्जाइज फील करते हैं, वर्कआउट के साथ भी पॉजिटिव इमोशंस अटैच कर रहे हैं, इस ये भी आपके एटीट्यूड का इफेक्टिव कंपोनेंट है। अब आते हैं थर्ड कंपोनेंट पे, विच इज द बिहेवियरल कंपोनेंट। अब किसी भी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के प्रति हम किस तरह से एक्ट करेंगे, ये एटीट्यूड का बिहेवियरल कंपोनेंट है। अब हमने ये मान तो लिया कि रिसाइकलिंग एक रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी है और रिसाइकलिंग करके हमें अच्छा फील होता है। पर अगर हम रिसाइकलिंग एक्टिविटी में रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब हम कहेंगे कि हाँ, रिसाइकलिंग के प्रति हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड है। पॉजिटिव एटीट्यूड होने के लिए कॉग्निटिव कंपोनेंट, इफेक्टिव कंपोनेंट और बिहेवियरल कंपोनेंट, ये तीनों पॉजिटिव होने चाहिए। अगर ये तीनों कंपोनेंट निगेटिव हैं, तो हम कहेंगे कि इस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के प्रति मेरा एटीट्यूड निगेटिव है। अब आपका एटीट्यूड न्यूट्रल भी हो सकता है, मतलब कि उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, या आप उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के बारे में कोई बिलीफ रखना नहीं चाहते हैं, तो आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट न्यूट्रल है। फिर आपका इफेक्टिव कंपोनेंट भी न्यूट्रल है, आपने उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट से कोई इमोशन अटैच नहीं किया है, तो इसलिए आपका इफेक्टिव कंपोनेंट न्यूट्रल है। और आपने उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को लेकर कोई एक्टिविटी भी नहीं की है, इसलिए आपका जो बिहेवियरल कंपोनेंट है वो भी न्यूट्रल है। तो ऐसे में आपका एटीट्यूड न्यूट्रल एटीट्यूड हो जाएगा। अब एक एम्बिवेलेंट एटीट्यूड भी होता है। इसका मतलब ये है कि देयर इज इनकंसिस्टेंसी इन दी थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द एटीट्यूड। वोटिंग का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आपका ये बिलीफ तो है, आपका ये पॉजिटिव बिलीफ है कि वोटिंग करना एक रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी है, लेकिन आपने वोटिंग की नहीं है, आपने आज तक वोट नहीं डाला है, भले ही आप एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए। तो ऐसे केस में हम ये नहीं कहेंगे कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है वोटिंग के प्रति, बल्कि हम ये कहेंगे कि आपका एटीट्यूड जो है एम्बिवेलेंट है, क्योंकि आप ये तो मान रहे हैं कि वोट डालना जो है एक रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी है, पर आपने आज तक वोट डाला नहीं है, तो ये आपका एम्बिवेलेंट कैटेगरी में आएगा। अल्कोहल का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। आप ये मानते हैं, आपका बिलीफ है, आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट है कि हाँ, अल्कोहल पीना सेहत के लिए जो है हार्मफुल है, लेकिन फिर भी आप अगर अल्कोहल पी रहे हैं, तो अल्कोहल के प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो एम्बिवेलेंट एटीट्यूड है। तो ये हमने देख लिए एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, विच इज फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। वैसे तो एटीट्यूड डेवलप करके हम कई फंक्शंस को फुलफिल करते हैं, पर चार ऐसे बेहद इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिन्हें हम यहाँ डिस्कस करेंगे डिटेल में। इन फंक्शंस को पढ़ने के बाद हमें ये समझ आएगा कि एटीट्यूड डेवलप करना, उसको मेंटेन करना और कभी कभी एटीट्यूड को चेंज कर देना क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला फंक्शन है नॉलेज फंक्शन। आप ही सोचिए कि आपके लिए चीजें कितनी आसान हो जाएंगी अगर आप इंफॉर्मेशन को क्विकली इंटरप्रेट करने लग जाएं। और यही है नॉलेज फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड डेवलप करके आप इंफॉर्मेशन को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज और कैटेगराइज करने लगते हो, जिस वजह से आपको इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने में टाइम नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं रास्ते से जा रहे हो और तभी आपके सामने एक स्नेक आ जाए, एक सांप आ जाए। अब आपके पास इतनी नॉलेज तो है कि आपको मालूम है स्नेक एक हार्मफुल क्रिएचर है। अब ये मैटर नहीं करता कि आपने नॉलेज कहाँ से गैदर की, बुक से, टीवी से, न्यूज़पेपर से, टीचर्स से, पेरेंट्स से, किसी दूसरे के एक्सपीरियंसेस से, या फिर खुद के एक्सपीरियंसेस से, पर आपको ये नॉलेज है कि ये एक हार्मफुल क्रिएचर है। अब आप बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करोगे ये सोचने में कि अब क्या किया जाए। आप जल्दी से इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करोगे और ये डिसाइड करोगे कि रास्ते से हट जाना है।
तो ये है नॉलेज फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। आपने साथ के प्रति एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप किया है कि ये एक हार्मफुल क्रिएचर है और इसको देखते ही मुझे इससे दूर हो जाना है। तो ये है knowledge function of attitude. Now in the positive sense, this function can lead to generalization. जैसे कि अगर आपने ये जनरलाइज कर लिया है कि स्नेक्स आर हार्मफुल, तो ये जनरलाइजेशन आपकी लाइफ सेव कर सकता है या आप किसी की लाइफ सेव कर सकते हो। बट इन द नेगेटिव सेंस इट लीड्स टू स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडाइसेस। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए में ब्लैक कम्युनिटी को लेकर एक स्टीरियोटाइप है कि दे ऑल आर क्रिमिनल्स, जिस वजह से दे फेस मोर डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब्स एंड इन देयर डेली लाइफ। एक्चुअली यूएसए में ब्लैक कम्युनिटी हमेशा से एजुकेशन में और स्किल डेवलपमेंट में अंडर रिप्रेजेंटेड रही है, जिस वजह से ब्लैक कम्युनिटी के ज्यादातर मेंबर्स या तो अनएम्प्लॉयड रहते हैं या फिर लो पेइंग जॉब्स में एम्प्लॉयड रहते हैं, और इस कारण से इनके ज्यादातर मेंबर्स क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन पूरी की पूरी ब्लैक कम्युनिटी को स्टीरियोटाइप कर दिया गया कि दे ऑल आर क्रिमिनल्स। अब ये स्टीरियोटाइप बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है इनकी लाइफ पे, और ना सिर्फ इनकी लाइफ पे, जिन ग्रुप्स को स्टीरियोटाइप किया जाता है वो हर ग्रुप काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। अब होता यह है कि प्रॉब्लम की जो रूट कॉज है उसका सलूशन ढूंढने की बजाय आप एक पूरे के पूरे ग्रुप को स्टीरियोटाइप करके उनके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, जिस वजह से वो ग्रुप और आइसोलेट होता चला जाता है। फिर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमें सोसाइटी में और इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं। इसलिए जो स्टीरियोटाइप है वो इट इज अ वेरी हार्मफुल थिंग। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है उसको देख लेते हैं। कोई कंज्यूमर है जिसका एप्पल ब्रांड की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो जब भी एप्पल कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो ये कंज्यूमर ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा कि एप्पल जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है वो अच्छा है कि बुरा है, ये प्रोडक्ट नई टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है कि नहीं है। ये कंज्यूमर इन सब बातों पर टाइम वेस्ट नहीं करेगा। उसको पहले से ही पता है कि एप्पल हमेशा से इनोवेटिव और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, तो इसलिए ये कंज्यूमर इंफॉर्मेशन को क्विकली इंटरप्रेट करेगा और ये डिसाइड कर लेगा कि वो प्रोडक्ट इनोवेटिव है कि नहीं है। तो ये है नॉलेज फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। आप देख सकते हैं कि नॉलेज फंक्शन ऑफ एटीट्यूड कैसे हमारी लाइफ्स को सिंप्लीफाई कर देता है। हालांकि स्टीरियोटाइप वाले केस में ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, विच इज ईगो डिफेंसिव फंक्शन। आप एटीट्यूड डेवलप करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति अपने सेल्फ एस्टीम या अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ऐसा आप इसलिए करते हैं ताकि आप अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के साथ स्ट्रगल करते हैं तो आप ये एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं कि इंग्लिश इज ओवररेटेड, इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, है कि नहीं। आप ये कह सकते हैं कि आजकल किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया जा सकता है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर आप मॉर्निंग को जल्दी उठने में डिफिकल्टी महसूस करते हैं तो आप एक डिफेंसिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं कि आई एम मोर प्रोडक्टिव एट नाइट। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जो है रिच नहीं बन पा रहे हैं, तो आप ऐसा एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं कि भाई जो रिच हैं वो तो ग्रीडी हैं, वो तो करप्ट हैं। तो इस तरह का एटीट्यूड आप डेवलप कर सकते हैं। सिमिलरली आप सोशल मीडिया को लेके एक डिफेंसिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया ज्यादा यूज नहीं करते हैं या बहुत कम यूज करते हैं तो आप ये कहेंगे कि सोशल मीडिया पर जाके टाइम वेस्ट होता है और व्यक्ति अनप्रोडक्टिव हो जाता है। आप वही टाइम बुक्स रीड करने में लगा सकते हैं, योगा करने में लगा सकते हैं, मेडिटेट करने में लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो आप उसके प्रति भी एक डिफेंसिव एटीट्यूड या नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी को यूज करना एक चैलेंजिंग टास्क रहता है, तो इसलिए आप एक नेगेटिव एटीट्यूड या डिफेंसिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो ह्यूमन इमोशंस हैं उनका नुकसान हो रहा है। इस तरह से आप अपने ईगो को, अपने सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये है एटीट्यूड का ईगो डिफेंसिव फंक्शन।
अब आता है तीसरा फंक्शन विच इज यूटिलिटेरियन फंक्शन। अब आप ऐसे एटीट्यूड डेवलप करते हैं जिस कारण से आप खुद के लिए रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करते हैं और पनिशमेंट्स को मिनिमाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं क्योंकि आपको पता है कि इनको कंज्यूम करने से आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी। ऐसे ही आप उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना प्रेफर करेंगे जिसने टैक्सेस को कम करने का प्रॉमिस किया है, क्योंकि टैक्सेस कम होंगे तो आपको फायदा होगा। सिमिलरली अब आप हायर एजुकेशन की तरफ अपना पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि हायर एजुकेशन लेने से आपके लिए हाई इनकम जॉब की अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली आप रूल्स को फॉलो करना चाहेंगे, जैसे ट्रैफिक रूल्स हो गया। इन रूल्स को फॉलो करना चाहेंगे क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर किसी भी तरह की पेनल्टी लगे, तो आप यहाँ पे पनिशमेंट को मिनिमाइज कर रहे हैं। तो ये है एटीट्यूड का यूटिलिटेरियन फंक्शन। अब आते हैं एटीट्यूड के आखिरी इंपॉर्टेंट फंक्शन पे, जो कि है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। अब हर इंडिविजुअल के कुछ कोर बिलीव्स और वैल्यूज होते हैं जो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करते हैं, और इंडिविजुअल की यही कोशिश रहती है कि वो ऐसे एटीट्यूड्स को अडॉप्ट करे जो उसकी कोर वैल्यूज और बिलीफ से कंसिस्टेंट हों। जैसे अगर आप सेल्फ डिपेंडेंसी को बहुत प्रेफर करते हो, सेल्फ डिपेंडेंसी मतलब कि आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, तो आप ऐसे ही एटीट्यूड्स को अडॉप्ट करोगे। आप खुद से डिसीजंस लेना सीखोगे और अपने मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना सीखोगे। तो रेलेवेंट एटीट्यूड्स को अडॉप्ट करके हम अपने कोर वैल्यूज को एक्सप्रेस करते हैं, और यही है एटीट्यूड का वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, आप इनको देख सकते हैं। अ पर्सन हु इज डीपली रिलीजियस माइट पार्टिसिपेट इन रिलीजियस फंक्शंस रेगुलरली। कोई व्यक्ति अगर डीपली रिलीजियस है, डीपली रिलीजियस होना उसके कोर वैल्यूज और बिलीफ्स में शामिल है, तो वो अपने एटीट्यूड के कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल कंपोनेंट को इस तरह से अलाइन कर लेगा कि ये तीनों कंपोनेंट्स, ये एटीट्यूड के ये तीनों कंपोनेंट्स उसके कोर वैल्यूज से कंसिस्टेंट रहें। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अ पर्सन हु इज पेट्रियोटिक माइट नॉट मिस एन ओकेजन टू शो हिज पेट्रियोटिज्म। कोई पर्सन अगर पेट्रियोटिक है, पेट्रियोटिक होना उसके कोर वैल्यूज और बिलीव्स का हिस्सा है अगर, तो वो अपने एटीट्यूड के कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल कंपोनेंट्स को, इन तीनों कंपोनेंट्स को इस तरह से अलाइन करेगा कि वो उसके कोर वैल्यूज और बिलीव्स से कंसिस्टेंट हो। तो इस तरह से वो अपने वैल्यूज को एक्सप्रेस कर पाएगा। So with this, we have come to the end of the video. This is a very famous quote by a very famous scientist, Albert Einstein. Weakness of attitude leads to weakness of character. तो इस कोट से आप एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। I hope you have liked the video and found it informative. Do like and share and subscribe the channel for more such videos. Thank you.